तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मंडे नाइट रो का रिव्यू करने वाले हैं एंड कि आज रो में कोडी रोड्स ने टीज कर दिया है कि वे एलिमिनेशन चेंबर में द रॉक का ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं। क्या हुआ है आज के रो में, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इसकी एंगेजमेंट बढ़ती है और ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचती है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में देखने को मिलते हैं लोगन पॉल का थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड क्राउड की यहाँ पर वही काफी बुरी वाली बू मिलती है। अब क्राउड तो यहाँ पर पहले ही लोगन पॉल को पसंद नहीं कर रहा है और आकर क्राउड को किलसा देते हैं लोगन पॉल। यहाँ पर वे आकर कह देते हैं मैं ओहायो से ही हूँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ। क्राउड से वे कहते हैं लेकिन मैं तुमसे बेहतर हूँ। इसके बाद ये कहते हैं जब मैं सिंसिनाटी ओहायो में आ रहा था ना तो मैं सोच रहा था वापसी चला जाऊँ, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर दया दिखाई, मैं आया एंड यहाँ पर मैं अब प्रोमो कट कर रहा हूँ। इसके बाद इतनी हीट भी काफी नहीं रहती तो वे फुटबॉल प्लेयर जो ब्रो की बेइज्जती करने लग जाते हैं। क्राउड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर जाता है लोगन पॉल से। इसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि मैंने मंडे नाइट रो पर रे मिस्टीरियो को हराया था, अब मैं एलिमिनेशन चेंबर में जाने वाला हूँ, मैं वहाँ पर सभी नूब सुपरस्टार को हराने वाला हूँ एंड मैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाऊंगा और कोडी रोड्स को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत जाऊंगा और मैं फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस बनूंगा। लोगन पॉल के इतने कहने के बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। सीएम पंक आते हैं, यहाँ पर क्राउड उनको काफी पसंद करता है, क्राउड यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स लगाता है। लोगन पॉल यहाँ पर कहते हैं भाई तुझे दिक्कत क्या है, मुझे लगता है तू मुझसे जलता है क्योंकि मैं एक सफल सुपरस्टार हूँ और तू बिल्कुल भी एक सक्सेसफुल सुपरस्टार नहीं है। यहाँ पर सीएम पंक जवाब देते हैं, यहाँ पर वे कहते हैं कि तू सफल सुपरस्टार नहीं है, तू सिर्फ दिखावा करता है लोगों के सामने और तेरे में कुछ भी खासियत नहीं है। इसके बाद लोगन पॉल सीएम पंक की मजाक बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं तुझसे ज्यादा प्रेशर झेलता नहीं है, इसी वजह से तो पिछले साल के रॉयल रंबल में इंजर्ड हो गया था, लेकिन अब मैं फुल टाइमर हो चुका हूँ और बहुत ही जल्दी फैंस के मुंह पर सिर्फ मेरा ही नाम रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर पंक काफी बुरी बेइज्जती मारते हैं लोगन पॉल की। यहाँ पर वे कहते हैं कि तू एक बस छोटा सा नाम है जो बहुत ही जल्दी भुला दिया जाएगा और एलिमिनेशन चेंबर में मैं तुझे बहुत बुरा तोड़ने वाला हूँ और सभी को हराकर मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा और वहां पर मैं इतिहास रच दूंगा। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर लोगन पॉल काफी बुरा गुस्सा हो जाते हैं एंड यहाँ पर वे चाटा जड़ देते हैं सीएम पंक में एंड यहाँ से वे भग जाते हैं और लोगन पॉल रिंग साइड पर मजाक बनाने लग जाते हैं सीएम पंक के। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि सैटरडे एलिमिनेशन चेंबर में ना तू मेरे साथ लोग रहने वाला है और वहां पर तुझे असली सच्चाई का पता लगने वाला है। इसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। ये सेगमेंट एलिमिनेशन चेंबर मैच को हाइप करने के लिए था, ठीक ठाक से सेगमेंट था। वैसे आपका क्या कहना है इस सेगमेंट के बारे में, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है जो होता है पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर वर्सेस पीट डन के बीच में। अब आपको पता ही होगा ट्रिपल थ्रेट मैच फास्ट फेज मैच होते हैं तो काफी कमाल के लगते हैं, धड़ाधड़ यहाँ पर एक्शन होता रहता है। पेंटा अपने यहाँ पर काफी कमाल के मूव लगाते हैं, पेंटा अपना कोड रेड भी लगाते हैं और पेंटा पकड़ते हैं पीट डन को और हाथ तोड़ने वाला जो करते हैं ना ऐसा करते हैं पीट डन के साथ। मैच के लास्ट में कुछ ऐसा होता है, पेंटा अपना पेंटा ड्राइवर लगाते हैं पीट डन में, लेकिन लुडविग काइजर आकर पेंटा को रिंग के बाहर फेंक देते हैं और लुडविग काइजर उठाते हैं पीट डन को और वे अपनी स्विंगिंग डीडीटी लगाते हैं और पिन करते हैं और यहाँ पर लुडविग काइजर जीत जाते हैं। इस मैच को काफी अच्छा है मैच, तो आपको जरूर से देखना चाहिए। इसके बाद हमें क्राउड के बीच में से वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली का इंटरव्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर कैथी केली उनका इंटरव्यू लेती है एंड वे अनाउंस करती हैं प्लीज वेलकम वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली। रिया रिप्ली आती हैं एंड यहाँ पर रिया रिप्ली को बताती हैं कि आपका अगले हफ्ते मैच होने वाला है इयो स्काई के साथ, वो भी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। रिया रिप्ली यहाँ पर कहती है मैं एलिमिनेशन चेंबर पर नजर रखने वाली हूँ, मैंने कभी इयो स्काई को हराया तो नहीं है, लेकिन मैं पिछले 5 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे डोमिनेटिंग करने वाली सुपरस्टार बन चुकी हूँ। यहाँ पर वे नाम गिनवाती हैं कि मैंने बेकी लिंच को हराया है, मैंने शार्लेट फ्लेयर को हराया है, मैंने लिम मॉर्गन को हराया है और अब मैं इस लिस्ट में इयो स्काई का भी नाम डालने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पर इयो स्काई आती हैं, पता नहीं वे अपनी जापानी में क्या क्या कहती हैं, लेकिन लास्ट में वे कहती हैं कि अगले हफ्ते मैं रिया रिप्ली को हराकर रेसलमेनिया में वुमेन्स चैंपियन बन के जाने वाली हूँ। इसके बाद ये इंटरव्यू यहीं खत्म हो जाता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये इंटरव्यू इसीलिए रखा था ताकि इन दोनों का मैच हाइप हो जाए एंड हमें पता लग जाए कि अगले हफ्ते इनों का मैच होने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। वैसे आप क्या कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर एलडब्ल्यू वर्सेस न्यू डे का मैच देखने को मिलता है। मैच ये ठीक ठाक सा रहता है, यहाँ पर न्यू डे पिनफॉल के सहारे से इस मैच को जीत जाती है। अब मैच खत्म होने के बाद भी जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन अटैक करते रहते हैं एलडब्ल्यू के मेंबर पर, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं ड्रैगन ली, लेकिन ड्रैगन ली यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाते। यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको कोफी किंगस्टन, जिसका फायदा उठाकर जेवियर वुड्स यहाँ पर बिग बूट लगाते हैं एंड लास्ट में ये दोनों एक पावर बॉम्ब लगा देते हैं ड्रैगन ली को। अब पता नहीं ट्रिपल एच न्यू डे के साथ कुछ नया क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं कब तक ये एलडब्ल्यू के साथ ही लगे रहेंगे। इसके बाद हमें शो पर
पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आज वे रेसल करने वाले थे, तो यहाँ पर आकर वे पहले प्रोमो कट करते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं मैं जानता हूँ तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि आज मैं रेसल करने वाला हूँ। यहाँ पर क्राउड उन्हों को बू करता रहता है। इसके बाद यहाँ पर वे कहते हैं कि रेसलमेनिया के लिए जब मुझे जे ऊसो ने पिक करा था, जब तो मैं गुस्सा था, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि मेरे पास एक मौका है इस ईट सर्कस को खत्म करने का और जे ऊसो को शर्मिंदा महसूस कराने का। इसके बाद गुंथर अपने अपोनेंट को चूज करते हैं और वे अकीरा टोजावा को रिंग में बुलाते हैं। अकीरा टोजावा रिंग में आते हैं। इसके बाद गुंथर उनसे कहते हैं देख तू एक काफी अच्छा आदमी है, लेकिन तू फैंस के सामने जोकर बनने की एक्टिंग करता है जैसा कि जे ऊसो करता है। इसके बाद गुंथर कहते हैं कि देख आज तेरे पास मौका है सम्मान कमाने का जो जे ऊसो के पास कभी भी नहीं होने वाला है। घुमा फिराकर जे ऊसो को अपनी बात में लाते रहते हैं, उन्हों को ट्रोल करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर वे धक्का देते हैं अकीरा टोजावा को एंड वे कहते हैं कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ मैच के लिए। इसके बाद अकीरा टोजावा भी किक लगाते हैं एंड यहाँ पर बेल बज जाती है, मैच स्टार्ट होता है। मैच का एंड कुछ इस तरीके से होता है, गुंथर अकीरा टोजावा को स्लीपर होल्ड में फंसा लेते हैं। गुंथर यहाँ पर पास आउट कर देते हैं अकीरा टोजावा को। रेफरी यहाँ पर मैच को बंद करा देता है, लेकिन यहाँ पर गुंथर फिर भी नहीं छोड़ते अकीरा टोजावा को। यहाँ पर ओटिस आ जाते हैं अकीरा को बचाने। यहाँ पर गुंथर एंड ओटिस फेस टू फेस आ जाते हैं। इसके बाद ओटिस देखने लग जाते हैं अकीरा टोजावा को, लेकिन यहाँ पर गुंथर ओटिस को भी फंसा लेते हैं स्लीपर होल्ड में। लेकिन यहाँ पर इन्हों को बचाने आ जाते हैं जे ऊसो। जे ऊसो भागते हुए आते हैं, जे ऊसो रिंग में बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी ही साइड से गुंथर कल्टी काट लेते हैं। यहाँ पर गुंथर इन्हों को किलसाते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर मैं यही चीज़ देखने के लिए इंटरेस्टेड था डब्ल्यूडब्ल्यूई और क्या क्या दिखाने वाली इन्हों की स्टोरी लाइन में, जिससे हम हाइप रहे इन्हों के रेसलमेनिया के मैच के लिए। वैसे आपका कहना है इसके बारे में आप बताइएगा ज़रूर। इसके बाद हमें शो पर मैच देखने को मिलता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जो होता है डकोटा काय वर्सेस लायरा वल्कायरा के बीच में। मैच काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन लास्ट में लायरा वल्कायरा अपना नाइट विंग फिनिशर लगाती हैं, पिन कर यहाँ पर वे रिटेन कर लेती हैं अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। इसके बाद लायरा वल्कायरा एंड डकोटा काय दोनों हैंडशेक करती हैं एंड यहाँ पर डकोटा काय टाइटन ट्रोन पे से जाती रहती है, लेकिन यहाँ पर आती हैं आईवी नाइल, पहले वे अटैक कर देती हैं डकोटा काय के ऊपर। अब यहाँ पर मैं ये सोच रहा था जरा संभल कर अटैक करो क्योंकि डकोटा काय बार बार इंजर्ड होती रहती हैं। इसके बाद आईवी नाइल रिंग में जाती हैं और लायरा वल्कायरा अपनी चैंपियनशिप को हवा में रेस करती रहती हैं टॉप पर चढ़कर, लेकिन वहीं से पकड़ती है आईवी नाइल एंड यहाँ पर सुप्लेक्स लगाती है एंड तोड़ती हैं। इसके बाद आईवी नाइल चैंपियनशिप को उठाती हैं एंड वे हवा में रेस करती हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्हों के अराउंड स्टोरी लाइन को घुमाने वाली है। इसके बाद हमें शो पर सेमी ज़ेन का एक कमाल का इंटरव्यू देखने को मिलता है। सेमी ज़ेन बताते हैं कि किस तरीके से केविन ओवेंस मेरे घर पर आया था, वीडियो बनाई थी, इसी तरीके से वे भी केविन ओवेंस के घर पर गए थे। वहाँ पर वे उन्हों की माँ से मिले। उन्हों की माँ काफ़ी अच्छे नेचर की थी, काफ़ी अच्छा उन्हों का मूड लग रहा था, लेकिन वे कहते हैं जब मैं घर पर वापसी आया मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि मैं केविन ओवेंस के घर पर काफ़ी बुरे इरादे से गया था, इसीलिए मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद वे कहते हैं कि जिस तरीके से मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ, इसी तरीके से मैं केविन ओवेंस को भी समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद सेमी ज़ेन कहते हैं काफ़ी लोग इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को ऑफिशियल भी नहीं करा है। ये एक अनसेंशन मैच है और मेरी गर्दन अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर वे ये कहते हैं कि चिंता इस बात की नहीं है, बल्कि चिंता इस बात की है कि मैं केविन ओवेंस के साथ क्या करने वाला हूँ। वे कहते हैं कि अब ये जंग होगी, अब ये पागलपन होगा। इसके बाद वे कहते हैं जो भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ करा है ना, अब वो उससे भी बदतर होने वाला है। इसके बाद वे कहते हैं कि हम दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है, लेकिन खासकर केविन ओवेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद सेमी ज़ेन लास्ट में कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि केविन ओवेंस भी इसके लिए तैयार होगा। अब जिस तरीके से सेमी ज़ेन बोल रहे हैं ना इस इंटरव्यू में, अब तो जंग होगी, पागलपन होगा, इन चीज़ों को सुनकर ही काफ़ी ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं। अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इन दोनों के मैच के लिए, काफ़ी ज़्यादा खून खराबा पक्का वहाँ पर होने वाला है। वैसे आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इन दोनों के मैच के लिए, आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच भी देखने को मिलता है। मैच ये काफ़ी कमाल का रहता है, यहाँ पर 619 भी लगाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन यहाँ पर मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है क्योंकि फिन बैलर एंड कार्लिटो अटैक कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। इसके बाद ये बजाने लग जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, फिन बैलर जाते हैं चेयर लेने। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो एंड कार्लिटो पीटने लग जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो भाग कर आते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर रिंग के बाहर फेंक देते हैं उन्हों को। और इसके बाद जो ब्रॉन ब्रेकर उड़ के ऐसे स्पेल लगाते हैं कार्लिटो में, काफ़ी कमाल का वो लगता है। इसके बाद पीछे से स्टील चेयर लगाते हैं फिन बैलर, लेकिन यहाँ से डरा के भगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर फिन बैलर को। अब मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच ना एक मल्टी पर्सन मैच कराने वाली, जिस तरीके से मैंने अपडेट वाली वीडियो में कहा था, शायद से रेसलमेनिया में एक लैडर मैच भी हो सकता है। जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर ने इतने सारे बंदों से दुश्मनी ले ली है, वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद
बाद आज हमें शो पर शॉकिंगली द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स भी देखने को मिलते हैं। अब शॉकिंगली मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एडवर्टाइज नहीं थे। एंड में मुझे लगता था कि सीधे एलिमिनेशन चेंबर में आने वाले हैं, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं वहीं पता लगने वाला है। लेकिन आज वे कहने क्या वाले हैं इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो हमें वही कोडी रोड्स की एक कमाल के एंट्रेंस देखने को मिलती है। क्राउड की तरफ से कोडी कोडी के चैंट्स लग रहे हैं। इसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं तो सिंसिनेटी ओहायो मुझे पता है आज हम क्या बात करने वाले हैं। इसके बाद वे वही द रॉक के ऑफर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि किस तरीके से ये जो मेरा फैसला रहने वाला है ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं रहने वाला है, मेरी फैमिली का फैसला रहने वाला है, मेरी पूरी जनरेशन का ये फैसले रहने वाला है। यानी वे पीढ़ी को ही बताते हैं कि जो आगे पीढ़ी रहने वाली है उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। इसके बाद वे कहते हैं कि किस तरीके से द रॉक उन्हें एक आसान रास्ता दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वे ये भी कहते हैं क्या द रॉक सही है। अब जिस तरीके से कोडी रोड्स यहाँ पर कहते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोडी रोड्स ऑफर एक्सेप्ट करने वाले हैं द रॉक का। इसी के बाद यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस आते हैं एंड वे कहते हैं कि तूने द रॉक का ऑफर जब ही रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया, मना क्यों नहीं कर दिया तूने द रॉक से, जब ही तुझे पता है ना द रॉक ने तुझे चाटा मारा था। इसके बाद वे चेतावनी भी देते हैं कि अगर तूने द रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो किस तरीके से वे सारी कुर्बानी ज़ाया जाने वाली हैं जो कुर्बानी हमने तुझे ये चैंपियनशिप जितवाने में लगाई थी। इसके बाद कोडी रोड्स बड़े अग्रेसिव मूड में जवाब देते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि द रॉक ने मुझसे मेरी सोल इसीलिए मांगी है क्योंकि तू तो अपनी सोल पहले ही खो चुका है। इसके बाद यहाँ पर वे याद दिलाते हैं कि किस तरीके से तूने अपनी शील्ड के ऊपर अटैक करा था एंड तूने ट्रिपल एच के साथ में होकर क्या हंगामा मचाया था। इसके बाद वे रेसलमेनिया 40 की बात भी याद दिलाते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि किस तरीके से तूने मेरी मदद करी थी, तू मेरी शील्ड बना था। इसके बाद यहाँ पर क्राउड MVP के चैंट्स लगाने लग जाते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुझे ये फैसला लेने से बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एलिमिनेशन चेंबर जीतकर रेसलमेनिया में कोडी रोड्स के किसी स्कल से नहीं लड़ना चाहता। यहाँ पर मुझे थोड़ा फनी लगता है क्योंकि द रॉक जब कोडी रोड्स की सोल ले लेंगे तो फिर उनका स्कल ही तो बचेगा। इसके बाद वे कहते हैं कि मैं उस कोडी रोड्स से लड़ना चाहता हूँ जो मुझसे रेसलमेनिया 38 में लड़ा था, जो मुझसे हेल इन अ सेल में लड़ा था। इसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस माइक फेंक कर यहाँ से चले जाते हैं। मुझे ये प्रोमो काफ़ी कमाल का लगा, ये सेगमेंट काफ़ी कमाल का लगा है जो WWE ने बुक करा है। काफ़ी कमाल का प्रोमो था सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के बीच में। वैसे आपका कहना है इसके बारे में आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है जो होता है लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिगेज वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड नाओमी के बीच में। अब जैसा मैंने ये मैच एक्सपेक्ट करा था उससे काफ़ी अच्छा इस मैच ने डिलीवर करा है। मैं सोच रहा था WWE ने इस मैच को मेन इवेंट में क्यों डाला है, लेकिन ये मेन इवेंट डिजर्विंग मैच था क्योंकि WWE ने इस मैच को कुछ इसी तरीके से बुक कर रखा था। क्राउड यहाँ पर पूरा पागल हो जाता है और यहाँ पर अपनी इंटरफेरेंस करने आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। अब डोमिनिक मिस्टीरियो की जो इन्वॉल्वमेंट होती है मुझे काफ़ी अच्छी वो लगी है, काफ़ी अच्छा WWE ने उसका यूज़ करा है। ज़्यादा मैं इस मैच के बारे में बात नहीं करूँगा, आपको खुद से जाकर देखना चाहिए। लास्ट में आपको बता देता हूँ क्या होता है। नाओमी अपना फिनिशर लगाने के लिए टॉप पर चढ़ती हैं लेकिन रकेल रोड्रिगेज पकड़ती है नाओमी को और उनका फेस स्टील पोस्ट पर देकर मारती हैं। नाओमी गिर जाती है नीचे और लिव मॉर्गन यहाँ पर पिन कर लेती है और रकेल रोड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन बन जाती हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। सच में काफ़ी कमाल का मैच था, आपको ज़रूर से देखना चाहिए। तो ये कुछ देखने को मिलता है हमें आज के मंडे नाइट रो में। आपको रो कैसा लगा एंड आपको मेरा रिव्यू कैसे लगा आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।